नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। क्या शादीशुदा महिलाएं नौकरी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकती हैं? क्या परिवार और गहने नौकरी में खलल डालते हैं? चौंकिए नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने में भेदभाव करती है। माना जा रहा है कि सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर फॉक्सकॉन को महिलाओं को नौकरी देने में क्या दिक्कत है, शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने में क्या दिक्कत है और क्या इस तरह की शर्तें तर्कसंगत हैं। फॉक्सकॉन की नौकरी देने के नाम पर इस तरह की बेतुकी शर्तों को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में चेन्नई के करीब श्रीपेरुम्बदूर में एप्पल के डिवाइस बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन महिलाओं को शादीशुदा होने की वजह से नौकरी नहीं देती। कंपनी को ऐसा लगता है कि शादीशुदा महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें अपने घर और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। इससे उन्हें ज्यादा छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, जिसके चलते कंपनी के प्रोडक्शन के काम में बाधा आती है। इतना ही नहीं, फॉक्सकॉन शादीशुदा महिलाओं के साथ एक और वजह से भी भेदभाव करती है। कंपनी का कहना है कि शादीशुदा महिलाएं पारंपरिक गहने पहनती हैं, खासकर अंगूठी और गले का हार, जो उनके काम में व्यवधान डालने का काम करता है। साथ ही इन गहनों के पहनने की वजह से उन्हें बिजली का झटका लगने का भी खतरा रहता है। कई बार छोटे आभूषणों के चोरी होने या गायब होने की भी आशंका रहती है, जिससे काम में बाधा पहुंचती है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि फॉक्सकॉन शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने से बचती है। हालांकि इस तरह का कोई प्रावधान निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन फॉक्सकॉन नौकरी दिलाने वाली हायरिंग एजेंसियों को ये पहले से कहकर रखती है कि वो शादीशुदा महिलाओं को नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट न करें। ये भी पाया गया है कि कई बार हायरिंग एजेंसी भी जॉब दिलाने के लिए महिलाओं को उनका शादी का स्टेटस छिपाने के लिए कहती है। एप्पल और फॉक्सकॉन दोनों ने नौकरी देने में इस तरह की प्रक्रिया को गलत माना है और कहा है कि नौकरी के मामले में महिलाओं के साथ अब इस तरह का भेदभाव उनके यहाँ नहीं होता। लेकिन रिपोर्ट की माने तो शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने के मामले में फॉक्सकॉन ने अभी भी यही रवैया अपनाया हुआ है। भारत में कानून भले ही सीधे तौर पर शादीशुदा होने के आधार पर भेदभाव की मनाही ना करते हों, लेकिन जिस तरह से फॉक्सकॉन नौकरी देने से महिलाओं के साथ इस तरह के भेदभाव अपना रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे न केवल कंपनी की साख गिरेगी, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर लोगों में असंतोष फैलेगा। सो अलग कामकाजी महिलाओं को लेकर इस तरह के रवैये को ना तो सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही यहाँ का कानून। ये बात फॉक्सकॉन को अच्छी तरह से समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं शंकर अग्रवाल, पूर्व सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। हमारे साथ हैं सोनिका एरोन, फाउंडर मार्चिंग शिप की, और साथ ही रजनीश सिंह हैं, CEO सिंपली ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल शंकर अग्रवाल जी आपसे होगा। आपने ये रिपोर्ट देखी, आपने सुनी कि तमिलनाडु में चेन्नई के करीब श्रीपेरुम्बदूर में एप्पल के डिवाइस बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने से कंपनी कतराती है, नौकरी नहीं देना चाहती है, नहीं देती है। इस पर आपकी पहली टिप्पणी, पहली राय क्या होगी? देखिए, फॉक्सकॉन और एप्पल दोनों बड़ी विश्वविख्यात और बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनीज हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती होंगी या उनको एनकरेज करती होंगी। ये हो सकता है कि जो हायरिंग एजेंसीज होती हैं वो प्राथमिकता देती हों उन महिलाओं को जो शादीशुदा नहीं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में।
जिसके लिए हमारे देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जिस समय नौकरी दी जाती है उसमें इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ये जो आप कह रहे हैं पूरे सर, ये बात विश्व ठीक है, लेकिन फॉक्सकॉन ने खुद माना है कि 2022 तक इस तरह के मामले आते थे, अब नहीं आते, ये उनका कहना है। नो नो उनका है कि मामले आते थे कि ठीक है कि हायरिंग एजेंसीज ने ऐसा कुछ किया हुआ, उनके मामले आए, लेकिन दे देमसेल्फ डू नॉट एनकरेज दिस काइंड्स ऑफ थिंग। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन हायरिंग एजेंसी ऐसा काम कर सकती है। और क्योंकि अगर हायरिंग एजेंसी ऐसा सर मैं करेगी, थोड़ा जो कि इससे डिसएग्री बिल्कुल करूंगा। हायरिंग एजेंसी कोई अपनी मर्जी से तो कर नहीं रही होगी। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हायरिंग एजेंसी के ऊपर इन कंपनियों का दबाव होता है कि आप इस तरह से हायरिंग करें, आप शादीशुदा महिलाओं को हायर ना करें। तो जब हायरिंग एजेंसियां कर सकती हैं, ये भी तो हो सकता है कि हायरिंग एजेंसियां इन कंपनियों के दबाव में करती हों। इसको आप क्यों नकार रहे हैं? नो नो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नकार रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एनकरेज नहीं करते। लेकिन क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है किसी स्तर पर उनसे ये कहा गया होगा कि आप ऐसा देखिए कि यंगर लड़कियां मिल सकें, क्योंकि जो मैरिड वुमेन है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि जो अनमैरिड वुमेन है वो शादी होने के बाद दूसरी जगह चले जाएंगी, तो उनका स्थायी रहना बड़ा और उसको इंश्योर करना मुश्किल काम। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे तो वो लोग अनमैरिड वुमेन नहीं रखना की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है कि वो शादी होने के बाद वाले दिल्ली से बॉम्बे चले जाएँ, चेन्नई से कहीं और चले जाएँ, तो उनका जो ट्रेनिंग की होगी वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। लेकिन सम टोटल इज़ कि नाउ क्योंकि ये बात सामने आई है एंड देयर इज़ एन एविडेंस कि इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हम लोगों को एक आधिकारिक तौर पर एक इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए, जो क्विकली 10-15 रोज के अंदर एक अपना रिपोर्ट सबमिट कर सके, जिसमें ये पता चल सके कि क्या वाक़ई में करा है। और अगर ऐसा होता है, तो उन हायरिंग एजेंसीज़ के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फॉक्सकॉन के खिलाफ अगर ये मामले पाए जाए कि हाँ फॉक्सकॉन ने ऐसा किया है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ भी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वही लोग हैं, हम्म। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है। ओके, ठीक है। अब सोनिका जी, आप ज़रा बताएं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि ये जो रिपोर्ट हुई है या ये जो दलील दी जा रही है कि शादीशुदा महिलाओं की जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती हैं, वो जो ज्वेलरी पहनती हैं उससे काम में डिस्टर्बेंस आता है, उनका जो रूटीन वर्क है, क्या ये तर्क या ये लॉजिक ठीक है? आप ज़रा बताएं कि क्या ग्राउंड पर जब वर्क फोर्स आप मौजूद होते हैं तो क्या वहाँ पर इस तरह की वाकई दिक्कत आती है, या आपको लगता है कि पूरी तरह से निराधार है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सिर्फ फैक्चुअली जाऊं, हम्म। क्योंकि क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड अभी हमें फैक्चुअली नहीं पता। जो भी रिपोर्ट आई है वो डेटा पे आई है कि क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एज एन इम्पार्शियल HR consultant without doing a diagnostic, one cannot comment. But let me comment on the questions that you have asked. Number one, किसी भी कंपनी में एक यूनिफॉर्म कोड होता है। तो अगर आपने विमेन हायर करी हैं और अगर आप कम्युनिकेट करते हैं कि एज अ यूनिफॉर्म कोड आप ज्वेलरी नहीं पहन सकती, आप रिंग्स नहीं पहन सकती, आप छोटे आभूषण नहीं पहन सकती, क्योंकि काम के दौरान उससे आपको हानि हो सकती है, तो जो महिलाएं काम करना चाहती हैं वो इसका पालन करेंगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे दुपट्टे साड़ियां पहनना अलाउड नहीं है। वो यूनिफॉर्म के अनुसार कपड़े पहन के आती हैं, काम करती हैं शिफ्ट में और वापस जाती हैं। गेट से उनको वापस भेजना सिर्फ ये पूछ के कि आप शादीशुदा हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, एक तो सबसे पहले ये गलत है। दूसरा, आई डोंट थिंक कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एजेंसीज की है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने मुझसे जब साइकोलॉजी के बारे में पूछा तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि देखिए फॉक्सकॉन या कोई भी कंपनी जब विदेशी कंपनी इंडिया में आती है तो उनकी जो लीडरशिप है या उनकी जो कल्चर है, उस विदेश की जो कल्चर है वो इंडिया से थोड़ी बहुत फर्क तो होगी ना। तो यहाँ पे जब हम ताइवान की बात करते हैं या किसी भी और देश की बात करते हैं तो वहां पर एक रिस्क अवॉइडेंस फैक्टर होता है
एक हॉफस्टेड करके एक बिहेवियरल साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने 6 कल्चरल कॉम्पिटेंसीज की बात करी है, डायमेंशंस की बात करी है, जिसमें रिस्क अवॉइडेंस है, जिसमें ताइवान बहुत हाई आता है और उनको नहीं चाहिए ये रिस्क कि अगर एब्सेंटीज्म होगा तो कैसे बर्दाश्त होगा। लेकिन एब्सेंटीज्म तो मेन में भी होता है, सिर्फ विमेन में नहीं होता। दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि अगर आपको चॉइस देनी है, आपने बोला कि मेरे जो प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने बोला कि यंग गर्ल्स, इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिस्टम है यहाँ जहाँ पे एक प्रेफरेंस है फॉर कीपिंग गर्ल्स, क्योंकि जो काम होता है चिप पे उसमें बहुत बारीकी का काम होता है और एक धारणा है कि यंगर गर्ल्स विल हैव निम्बल फिंगर्स। सो एक डॉर्मेटरी सिस्टम है, एक हॉस्टल सिस्टम है जिसमें बहुत सारी अनमैरिड सिंगल गर्ल्स को रखा जाता है। और ये जो फैक्ट्री है ये चेन्नई से 120 किलोमीटर दूर है लगभग, या 1 घंटा 20 मिनट दूर है लगभग। तो उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं उस हॉस्टल में। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं इनके ऊपर आई थिंक हमको और डीपर जाना पड़ेगा समझने के लिए कि हो क्या रहा है। और ये जो धारणा है कि मैरिड विमेन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इज अ स्टीरियोटाइप, इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। राइट मैम, ये आपने अच्छी बात कही। मैं आऊँगा आपके पास। रजनीश सिंह भी हमारे साथ हैं। रजनीश सर, आप जरा बताएं कि इसके पीछे की जो मानसिकता है या फिर जो दलील दी गई है, जो रिपोर्ट हुई है कि शादीशुदा महिलाओं के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं पारिवारिक, वो ज्वेलरी पहनती हैं, छुट्टियां लेती हैं, तो उससे काम पर इम्पैक्ट आता है। आपका तो लंबा अनुभव है, आप जरा बताइए क्या आपने अपने पूरे करियर में इस तरह का कोई एविडेंस देखा है कि हाँ इस तरह की दिक्कत आती है, या फिर आपको लगता है कि ये एक भ्रम है ये? थैंक यू मृत्युंजय, आपके शो पे आने का थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, मैं बड़ा हैरान हुआ ये न्यूज़ पढ़ करके कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं सोनिका जी से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं बिल्कुल ही अपने पर्सनल लेवल पे अगर बोलूँ, मैं अपनी फैमिली के लेवल पे बोलूँ तो मेरे फैमिली में कई ऐसे सदस्य हैं जो बाकायदा शादी होते हुए भी काम कर रहे हैं। तो वो तो एक निजी लेवल की बात है, बट जैसा आपने कहा कि इतने सालों का अनुभव है, इतने कंपनीज में हमने काम किया, हमारे एचआर पॉलिसीज में भी कभी भी ऐसा भेदभाव, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी या इस तरह का प्रैक्टिस हमने कभी नहीं देखा। सोनिका जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि जो गहने हैं, ज्वेलरी हैं, ऐसे कुछ भी आइटम्स, कुछ जो बड़ी टेक्निकल चीज हो जाती है, एक फंक्शनल चीज हो जाती है एक कंपनी के कार्य के व्यवस्था में, उसमें अगर वो बाधा करती हैं, अगर क्वालिटी हिट होती है प्रोडक्ट की, तो बिल्कुल हमें मान के चलना चाहिए कि अगर उनको उसको निकाल करके उनको काम पे आना चाहिए। और ये मैं केवल इसी सेक्टर में नहीं, आप हॉस्पिटैलिटी देखिए, आप हॉस्पिटल्स देखिए, कई जगह लोग अपना सारा कुछ चेंज करके आते हैं और बिल्कुल जो प्रैक्टिस है, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैरिड होना और इसको एक हवा बना देना कि आप लंबा लीव लेंगे, आपकी एब्सेंटिज्म होगी, ये सब धारणाओं पे बिल्कुल ही अगर एचआर इसके ऊपर काम कर रही है और अगर हायरिंग एजेंसीज को इस तरह का वो कंडीशन दे रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसको अगर ये कंपनी फॉलो कर रही है तो इसको डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे एज ए एम्प्लॉयर आपके नाम पे, आपकी छवि पे काफी असर पड़ता है। और रादर मैं तो देख रहा हूँ कि काफी कंपनीज अब एक से एक व्यवस्था ला रही हैं, फैसिलिटीज ला रही हैं कि कितने विमेन और वर्कफोर्स में आ सकें और बेनिफिट्स कितने हम ला सकते हैं विमेन वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है सर जो आपने कही है, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधान क्या हैं, लॉ क्या कहता है, इस पर बात ब्रेक के बाद हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है।
अब शंकर अग्रवाल जी, आपसे सर मेरा सवाल ये होगा कि आप तो तमाम पॉलिसीज़ को भी आपने देखा है, आप ज़रा बताइए कि अगर कोई कंपनी या कोई एचआर फर्म अगर इस तरह का काम करती है तो उसमें कानूनी प्रावधान क्या कहता है? अगर कोई महिलाओं के नाम पे भेदभाव करता है या जो रिपोर्ट हमने दिखाई है कि शादीशुदा महिलाओं को लेकर इस तरह का भेदभाव करता है, तो ऐसे मामलों में क्या कोई रिपोर्ट कर सकता है कहीं? कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं सर? देखिए, संविधान में हमारा लॉ है। संविधान में बड़ा साफ-साफ लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएँगे अगर एलिजिबिलिटी मीट करती है। तो केवल जेंडर के बेसिस पे हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है उसके विरुद्ध है। एक ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा एक ग्रे एरिया कि कहीं कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि हम वुमेन होने के नाते किसी को जॉब नहीं देंगे, इसके बारे में अलग से नहीं है। बट इफ यू रीड अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वेरी क्लियर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर आप इसकी रिपोर्ट कंसर्न जो लेबर ऑफिसर है उसको करें, ही विल इंक्वायर इनटू दैट एंड एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दोज़ पीपल जो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इस केस में भी वही कह रहे हैं कि उनके सामने केसेस आए फॉक्सकॉन के सामने एंड एप्पल के सामने, बट दे हैव नेवर एडमिटेड और दे हैव नेवर सेड दैट वी फॉलो दीज प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है और इसको किसी भी रूप में नहीं समझा जाता। और बड़ा सिंपल है, आप कहीं भी किसी भी लेबर कोर्ट में जाके या लेबर ऑफिसर के पास जाके इसकी रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। जो आपने कहा था कि आप किसी भी लेबर कोर्ट में या लेबर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, ये तो कोई तब जा सकता है ना जब उनको लिखित तौर पे इस तरह से मना किया जाए, इस ग्राउंड पे मना किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं कोई रिटर्न नहीं है, वर्बली है, या मान लीजिए ये जो कंपनी है अगर ये एचआर फर्म को कहते हैं कि आप हायरिंग का इस तरह से हायरिंग करें और वो बताए नहीं, मान लीजिए कोई शादीशुदा महिला जाती है इंटरव्यू देने, उनको ये ना बताया जाए कि आपको इसलिए आपको नहीं रखा जा रहा क्योंकि आप मैरिड हैं, कोई और बहाना बना दिया जाए, तब क्या उपाय है सर? तब कैसे उसको ये प्रूफ किया जाएगा कि हाँ ये इसी आधार पे निकाला गया है या नहीं रखा गया है? मैंने अपने पहले उसमें कहा था कि एक छोटी सी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जानी चाहिए, जिससे पहले फैक्ट्स के बारे में पता चल सके। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ दैट इंक्वायरी एक्शन कैन बी टेकन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक बात है, ओके। अब सोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलिए ये तो खैर एक कंपनी की बात है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस में है क्या किसी और सेक्टर में इस तरह के मामले आप लोगों के नज़र में आते हैं? क्या वहाँ पर इस आधार पर भेदभाव किया जाता है या कुछ इनपुट आप लोगों को इस तरह से मिल रहे हैं क्या? तो मैं इसको दो भागों में जवाब दूंगी मृत्युंजय जी। देखिए, ये जो जर्नी है इंक्लूजन की, ये एक जर्नी है जहाँ पे बदलाव चलता आ रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि सारी कंपनीज एकदम इंक्लूसिव हो गई हैं और बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या अवेयरनेस बढ़ रही है? जैसे रजनीश जी ने बोला कि बहुत सारी कंपनीज तो आजकल ये देख रही हैं कि किस तरह से एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकें, एक पॉलिसीज बना सकें, प्रैक्टिसेस बना सकें, मैनेजरियल अवेयरनेस, लीडरशिप अवेयरनेस बना सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन और एक इंक्लूसिव कल्चर बन सके। अब अगर मैं वापस उस सवाल पे आऊं कि फॉक्सकॉन के साथ क्या होना चाहिए, तो मेरा सवाल एक बहुत सिंपल सा होगा कि ये हम क्या चाहते हैं कि किसी को सजा देना या इस प्रॉब्लम को सुधारना? अगर हम इस प्रॉब्लम को सुधारना चाहते हैं तो मेरा मशवरा होगा कि हम इस प्रॉब्लम की डेप्थ तक जाएं। हम लीडरशिप से लेके एचआर से लेके मैनेजर सुपरवाइजर लेवल तक जाएं और समझें कि दिक्कत कहाँ है। ये जो धारणा आ रही है कि मैरिड विमेन नहीं कर पाएंगी और क्यों नहीं कर पाएंगी, उसको सिस्टमिकली जड़ से उखाड़ के उनका माइंडसेट को एड्रेस करके, कल्चर को एड्रेस करके वहां पर ये चेंज लाने की कोशिश करें। ये सिर्फ सजा की बात नहीं है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज बहुत बड़ा सोशल चेंज ला सकते हैं इन अ प्लेस लाइक तमिलनाडु, जहां पे विमेन वांट टू वर्क
I think we should take that approach rather than a punitive approach. That would be my ये approach. बिल्कुल ठीक राय है, लेकिन रजनीश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट को लेकर के बड़े पैमाने पर कोई एक यूनिवर्सल पॉलिसी, मतलब हर कंपनी अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायर करेगी, वो वाला मसला है, लेकिन क्या एक सिल्वर लाइन होनी चाहिए? क्या उस पॉलिसी में कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत आपको दिखती है ताकि इन आधार पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो? आपको लगता है उसमें कोई बड़ा बदलाव करना चाहिए जो हायरिंग की पॉलिसी है हमारी? देखिए काफ़ी इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है, अब ये मैं मान के अभी भी चल रहा हूँ कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि बहुत ही बड़े हमें नेशनल लेवल पे कुछ करना चाहिए, मगर यस, अगर ऐसी छोटे भी किस्से होते हैं तो हमें ये सिग्नल एक तरह से देखना चाहिए कि शायद ऐसा कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, और अगर इन्हें हमें प्रोएक्टिवली इनको कंट्रोल करना है, इनको बढ़ने नहीं देना है, डेफिनेटली एट अ वेरी हाई लेवल हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी के नज़र से डेफिनेटली डिज़ाइन करना चाहिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके इसमें अगर हम जो भी उसको एक डॉक्यूमेंट बना करके उसको अगर हम एम्प्लॉयर्स को भेजें कि आपको ये चीज़ को नहीं प्रैक्टिस में लाना है, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे ऐसे इश्यूज को उठाना ताकि जागरूकता बढ़े। और जैसा सोनिका जी भी बोल रही थी कि हम लोग को सजा के तौर पे नहीं जाना है, हमें ज्यादा देखना है सलाह और सुधार। मैं ज्यादा उनके तरफ जाऊंगा, मैं एडवाइजरी नोट पे जाऊंगा, मैं इम्प्रूवमेंट के तौर पे जाऊंगा, ना कि मैं प्यूनिटिव या पनिशमेंट के मोड पे जाऊंगा। ये ऐसी चीज है जो कि अगर एम्प्लॉयर्स को, जैसा मैंने कहा, अगर हम उनको, उन बॉडीज को अगर हम अपील कर सकें उनके लेवल पे, रिक्रूटमेंट की सर्टन प्रिंसिपल्स को हम लोग अगर लिस्ट आउट कर सकें कि ये बेसिक चीजें जिन पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स भी इसका पूरा ध्यान रखेंगे। सुझाव है, लेकिन शंकर अग्रवाल सर, आपसे मैं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पकड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है कि भाई किसी कंपनी ने ये बदमाशी की है या नहीं की है, क्योंकि रिटर्न तो कुछ होता नहीं है, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या मैं आउट ऑफ द बॉक्स ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस, अगर ऐसी बातें होती हैं तो क्या इसको देखते हुए कुछ ऐसा प्रोविज़न हो सकता है कि भाई सर्टेन कंपनी में या कुछ ऐसा रूल सेट हो कि इस तरह की कंपनी या वर्क नेचर को देखते हुए कि वहाँ पर आपको इतना फीमेल फोर्स रखना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया जाए, तब तो आपको रखना ही है? नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में तो ये आप कर सकते हैं कि मिनिमम 50% वीमेन होंगी, जैसे धीरे धीरे हर जगह रिजर्वेशन फॉर वीमेन बढ़ रहा है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर के लिए ये करना ना तो व्यवहारिक ही होगा और ना ही बहुत डिजायरेबल है, क्योंकि अगर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप यही एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप रखेंगे, लेकिन लॉ बड़ा नहीं, क्लियर है। अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर में सर हम कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं? वहाँ क्या दिक्कत आ जाएगी जो पब्लिक सेक्टर में नहीं आएगी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट के कानून है वो नहीं लागू होंगे ना इस तरह के, क्योंकि ये आप किसी, जैसे आपने कोई एक एंटरप्राइज चालू किया, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं इतना प्रतिशत आप रिजर्वेशन वीमेन के लिए रखेंगे, इतना आप सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए रखेंगे, बड़ा मुश्किल काम। ये कई बार इस पर विचार हो चुका है और इसके लिए फिलहाल कोई कानून बनाया जा सकता है, नो डाउट। बट मेरे ख्याल से हमको ये प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना है सो दैट मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड रादर देन पुटिंग दीज काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज होंगे वो डिस्करेज हो जाएंगे टू हैव ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम वीमेन। मैं दूसरी बात कह रहा था, लॉ इज वेरी क्लियर, यू कैन नॉट हैव डिस्क्रिमिनेशन, दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन दिस कंट्री। तो पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं, पॉलिसी तो इन लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बनानी है। एंड इसीलिए अगर कहीं पे आता है कि कोई इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है और लार्ज स्केल पे कर रहा है, सम डिटरेंट एक्शन मस्ट बी टेकन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका एक कोई बड़ा सुझाव यहाँ पर सोनिका जी, जिससे आपको लगता है कि इस तरह के मामले को रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आजकल की जो वर्कफोर्स है ना वो बहुत वोकल है। तो आजकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लास डोर हो गया या कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये चीजें छुपी नहीं रहती।
अगर ये हो रहा है किसी कंपनी में तो पता होता है लोगों को कि क्या हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, अगर हमको इसको चेंज करना है तो हमको जो रजनीश जी ने बोला कि अवेयरनेस इसकी स्प्रेड करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें रिजर्वेशन या मैंडेटिंग पार्टिसिपेशन विल वर्क। इसमें जब हम माइंडसेट चेंज करेंगे, जब हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जब हम इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ के, अगर 2 लोग घर में काम कर रहे हैं, पुरुष और महिला, 2 लोग घर में पैसे ला रहे हैं, उससे सबकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, उस पे जब हम फोकस लाएंगे और ये अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उससे आई थिंक बहुत फर्क पड़ेगा। तो अवेयरनेस ये जो आपने, मैं माफ़ी wrong चाहूँगा, वक्त की कमी है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अवेयरनेस तो खैर ज़रूरी है ही, मतलब उसके बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका, सोनिका जी, रजनीश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अग्रवाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।